ISFTA इंडो लंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसकी इस्टेब्लिशमेंट। ये इस्टेब्लिश हुआ था 28 दिसंबर 1998 के अंदर, और इसको लागू कब किया गया था? 1 मार्च 2000 के अंदर से लागू कर दिया गया था। टाइप और लेवल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है? जो ISFTA है, जो एग्रीमेंट इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। बायलैटरल का मतलब जहाँ पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही एग्रीमेंट है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया है ताकि वो अपने बीच की जो ट्रेड है उसको स्मूथली रन कर सके। और इनकी जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी वो कोलंबिया के अंदर हुई थी, श्रीलंका के अंदर 11 अक्टूबर 2023 के अंदर। अगर हम इसकी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इसकी ग्रोथ जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2006 में 6.658 मिलियन डॉलर इसकी एक वैल्यू थी, और 2013 तक इसकी 3.6 बिलियन इसकी वैल्यू होगी। अगर हम रिसेंटली अगर हम बात करें 22 एंड 23 के अंदर इसकी जो वैल्यू थी वो 5.11 बिलियन डॉलर हो चुकी थी। अब ISFT अपनी लिस्ट प्रिपेयर करता है, दो लिस्ट प्रिपेयर करता है, एक होती है पॉजिटिव लिस्ट और एक होती है नेगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट के अंदर वो सारे आइटम्स आते हैं जिन आइटम्स पे उन्होंने कुछ कंसेशन प्रोवाइड करा रखी होती है, और नेगेटिव लिस्ट में वो सारे आइटम्स आते हैं जिन्होंने अपनी लिस्ट में वो सारे आइटम्स आते हैं जिस पे उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी होती है। दोनों कंट्रीज अपने अपने आइटम्स इस लिस्ट के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर रखे होते हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ISFTA जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट आने से पहले भी इन दोनों के बीच में आपस में ट्रेड होती थी। इनका जो रिलेशनशिप देखा गया है वो 2500 ईयर्स पुराना है कि ये एग्रीमेंट नहीं था। उससे पहले भी इन दोनों के बीच में आपस में ट्रेड होती थी। इंडिया एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है श्रीलंका का, जब तक चाइना ने टुक ओवर नहीं किया है। अब रिसेंटली क्या है, चाइना इसका फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सेकंड इंडिया है, एंड थर्ड उसका कौन है? UAE है। अब बुद्धिज़्म स्प्रेड टू श्रीलंका। बुद्धिज़्म जो है वो श्रीलंका के अंदर स्प्रेड हो चुका है क्योंकि यहाँ की कुछ एक पॉपुलेशन ब्रिटिश के टाइम पे वो इंडिया के कुछ पीपल्स श्रीलंका के अंदर भेजे गए थे एज काम करने के लिए। तो उस टाइम पे कुछ इंडियन पीपल्स के वहाँ पे पहुँचने की वजह से उनका जो वो है रिलीजन है बुद्धिज़्म का, वो वहाँ पे स्प्रेड हो चुका है। वहाँ की जो 70% जो पॉपुलेशन है, 75% पॉपुलेशन है, वो श्रीलंका की इन्होंने किसको अडॉप्ट कर रखा है? बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर रखा है। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया उसका श्रीलंका का एज अ ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इंडिया ने वो श्रीलंका के उसके फाइनेंशियल क्राइसिस में उनकी बहुत हेल्प करी थी। एंड अगर हम इसकी बैकग्राउंड की जैसे हम बात कर ही रहे हैं तो इसके इनके रिलेशनशिप 2500 पुराना है। तो इनकी ये जो आपस की जो ट्रेड है वो रिजल्टेंट जो कल्चर और हिस्टोरिकल टाइज की वजह से इनके बीच में जो ट्रेड की जो डेवलपमेंट है वो बहुत पहले से इजीली हो चुकी थी, क्योंकि एक दोनों कंट्रीज दोनों बहुत पास में थी। कल्चरल दोनों के क्या हो गए थे? सेम हो गए थे, क्योंकि 75% पॉपुलेशन उसकी श्रीलंका की उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। कल्चरल टाइज की वजह से और हिस्टोरिकल टाइज की वजह से इनके बीच में जो डेवलपमेंट है वो पहले से ही हो रखी थी जब एग्रीमेंट नहीं आया था, और उससे पहले के बीच से ही इनके बीच में ट्रेड स्टार्ट हो रखी थी। अब इंडिया और श्रीलंका दोनों बहुत सारे रीजनल और मल्टी फॉरम्स के पार्ट है, जैसे सार्क हो गया और BIMSTC हो गया। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो एग्रीमेंट करने का? इनके बीच में पहले से ही ट्रेड हो रही थी, जब एग्रीमेंट नहीं आया तो उससे पहले से अगर ट्रेड हो रही थी तो इनका मेन एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? देखो, सबसे मेन एम ये था कि दोनों कंट्रीज़ के एग्रीमेंट इसलिए आए क्योंकि अपने दोनों के बीच की जो ट्रेड है उनको एक्सपेंड कर सके और एक दूसरे के कंट्रीज़ के ऊपर उनका कंट्रोल कम हो जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ एक आइटम्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। दोनों कंट्रीज़ ने अपने अपने कुछ आइटम्स पे जिन्होंने उन्होंने अपने कुछ कंसेशंस प्रोवाइड करा दी। तो ये एग्रीमेंट लेके आना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से वो अपनी ट्रेड्स को एक्सपेंड कर सकते थे। ये दोनों की कंट्रीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो डेवलप हो जाते हैं, और फेयर कंडीशन ऑफ कंपटीशन फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कंपटीशन के एक फेयर कंडीशन को प्रोवाइड कराया जाता था। और थर्ड हमारे पास आता है रिमूवल ऑफ बैरियर की। पहले जो ट्रेड हो रही थी कुछ एक बैरियर्स जिनको रिमूव करना उन्होंने ज़रूरी समझा कि जो रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रही थी उनके ट्रेड करते टाइम दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उनको रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना इन्होंने ज़रूरी समझा। कुछ बैरियर्स को एलिमिनेट करना इन्होंने ज़रूरी समझा था, इसकी वजह से ताकि अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर सके, इनकी जो ट्रेड है आपस में वो स्मूथली रन कर सके। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब हमने इसके ऑब्जेक्टिव देख लिया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हमारे पास आता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है।
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेफ्टी की। सबसे पहले आता है सिंप्लीफाइड कस्टम प्रोसीजर्स, फोकस ऑन रीजनल डेवलपमेंट, जियोग्राफिकल लोकेशंस, एज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टूरिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ आईपी राइट्स एंड ड्यूटी फ्री एक्सेस। रीजनल डेवलपमेंट, दोनों कंट्रीज एज ए नेबरहुड है, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने फोकस कर रखा है, क्योंकि ऐसा पास होने की वजह से इनकी जो फ्लाइट कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, और एज इनका रिलेशनशिप बहुत पुराना हो जाने की वजह से ये आपस में जो ट्रेड है वो स्मूथली कर सकते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास में है, एज एक बीच में सिर्फ एक साउथर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की साउथर्न कोस्ट में ही लगता है। ये एक पार्क स्ट्रेट जो कि ओशन का नाम है उससे सेपरेटेड किए गए हैं इंडिया एंड श्रीलंका, तो इनकी लोकेशन बहुत पास में, इनकी एक फ्लाइट कॉस्ट बच जाती है यहाँ पे। और एज ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे इंडिया के अंदर जब से यूपीआई लॉन्च हुआ है उसके बाद श्रीलंका ने भी इंडिया की यूपीआई लॉन्च को अडॉप्ट कर लिया गया है। इससे ये प्रूफ होता है कि वहाँ की जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको कंट्रीब्यूट किया गया है, और दोनों के बीच में ये कंट्रीज़ के बीच में, ताकि वो अपना बिजनेस इंडिया के अंदर हो रहा है तो उसको वो श्रीलंका के अंदर ईजिली वो अडोप्ट कर सकते हैं, एंड वो श्रीलंका का हो रहा है तो वो इसके अंदर इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को ईजिली कर सकते हैं। एंड इट विल नॉट ओनली फैसिलिटेट ट्रेड बट ऑल्सो इन्हांस कनेक्टिविटी फॉर टूरिज्म बिटवीन द कंट्री। टूरिज्म को भी इन्होंने इन्हांस किया गया है ताकि उनके जो पीपल्स, श्रीलंका के जो पॉपुलेशन है, श्रीलंका के जो पीपल्स है अगर वो यहाँ पे आ रहे तो उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, एंड अगर इंडिया के उधर जा रहे हैं तो उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ड्यूटी फ्री एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उसके ऊपर उनके टैक्सेशन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है या फिर उसके रिड्यूस कर दिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ आईपी राइट्स, अगर हम आईपी राइट्स की बात करें तो यहाँ पे ISFTA कुछ एक प्रोविजंस को इंक्लूड करता है आईपी राइट्स के रिगार्डिंग दोनों कंट्रीज़ की। अगर वो एक दूसरे कंट्रीज़ में अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है ताकि उनकी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स है, पेटेंट है, जो कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना इन दोनों के की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से इनोवेशंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, और इससे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती हैं। एंड सिंप्लीफाइड कस्टम प्रोसेस, ISFTA ने कस्टम के जो प्रोसीजर है उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है ताकि वो आपस में जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट हो रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो इजीली हो जाए। और जो एग्रीमेंट एक क्लियरेंस प्रोवाइड कराता है गुड्स के जो बॉर्डर पे, एंड रिड्यूसिंग टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेड को भी करता है। अब इसमें क्या होता है कि उन्हें कस्टम प्रोसीजर्स को कुछ एक जो बैरियर्स थे, जो एक्स्ट्रा जो टैक्सेस वगैरह थे उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर दिया गया, जिसकी वजह से इनकी जो ट्रेड है वो स्मूथली रन कर जाए। और आपस में जो जैसे इनका टाइम क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है क्योंकि दोनों कंट्रीज पास में है तो उनकी जो एक फ्लाइट कॉस्ट है वो कम हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है क्योंकि आप पास में हैं तो वो ईजिली अपने उस ट्रेड को कर सकते हैं, इजीली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो जाता है। अब इसके कुछ रूल्स की बात करते हैं। ISFTA रूल्स ऑफ ओरिजिन, इसके 3 पॉइंट्स है, वॉल्यू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स नॉट वॉल्यू ऑब्टेन और प्रोड्यूस, एंड क्यूमुलेटिव रूल्स ऑफ ओरिजिन्स। ये जो आइटम्स होते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जितने भी आइटम्स जो एक्सपोर्ट किए गए हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उन आइटम्स को एक्सपोर्ट करने से पहले कुछ एक कंडीशंस है, कुछ एक इंटेंसिव्स प्रोवाइड करने से पहले कुछ एक कंडीशंस है जिनको उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे इन्होंने अपनी अपनी लिस्ट जैसे बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव लिस्ट जो है इन्होंने इंडिया एंड श्रीलंका ने दोनों ने अपने प्रिपेयर कर रखे, कुछ एक आइटम्स उन्होंने अपनी लिस्ट में प्रिपेयर कर रखे जिन पे उन्होंने कुछ कंसेशन प्रोवाइड करा रखी है, और कुछ एक आइटम्स जिन पे उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स की बात की गई है। तो सबसे पहले तो वॉल्यू ऑब्टेन प्रोडक्ट, जो भी वॉल्यू ऑब्टेन जो प्रोडक्ट्स है उन पे ड्यूटी फ्री बेनिफिट्स उन्होंने प्रोवाइड किया गया है, जैसे टी हो गया, सी फूड हो गया, स्पाइसेस हो गया। अब हमारे पास आता है प्रोडक्ट नॉट वॉल्यू ऑब्टेन या प्रोड्यूस, वो प्रोडक्ट जो फुल वॉल्यू ऑब्टेन नहीं किए गए हैं या फिर प्रोड्यूस नहीं किए गए, इसके अंदर वो सारे आइटम्स इंक्लूड होते हैं जो रॉ मटेरियल्स से बने हुए हैं। जैसे फॉर इंसेंटिव्स के लिए, अगर इंसेंटिव्स अगर लेना एक्सपोर्ट करने से पहले तो उनके कुछ कंडीशंस है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, कंडीशन है, वो क्या है, द एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज़ है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसके जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस है वो 35% ऑफ जितना भी उन्होंने प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटेड जो प्रोडक्ट है उसके FOB जो वैल्यू है उससे 35% तो उनकी जो डोमेस्टिक वैल्यू वो कम नहीं होनी चाहिए। तो जिसके और सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फाइनल गुड्स शुड हैव डिस्टिंक्ट HS कोड्स 4 डिजिट लेवल। जो इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स और जो फाइनल गुड्स को जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो HS कोड जो 4 डिजिट लेवल से उसे क्या होना चाहिए, अलग होना।
और नेक्स्ट पॉइंट आता है क्यूमुलेटिव रूल्स ऑफ ऑरिजिन। क्यूमुलेटिव रूल्स ऑफ ऑरिजिन के अंदर क्या कहता है, जैसे कि हमने पहले वाले पॉइंट में देखा कि वहाँ पे इसकी जो डीवी जो वैल्यू थी वो 35% थी, बट इसके अंदर 25% ऑफ एफओबी वैल्यू कर देगा ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का। एंड देन हमारे पास आता है वाई इंडिया इज़ अ ट्रेडिंग पार्टनर इज इम्पॉर्टेंट फॉर श्रीलंका, कि इंडिया ही क्यों उसका श्रीलंका के लिए ट्रेडिंग पार्टनर इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ है बट इंडिया ही क्यों है। अगर हम इसका एक ओवरव्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पे इन श्रीलंका के लिए इंडिया एज अ ट्रेडिंग पार्टनर इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया श्रीलंका के अंदर बहुत सारी एरियाज़ के अंदर इन्वेस्ट करती है, और इंडिया ने श्रीलंका के वो फिनेंशियल क्राइसिस में इसकी बहुत हेल्प करी है। इन दोनों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है क्योंकि एक कंट्रीज दोनों नेबरहुड है एक दूसरे की, और इनका रिलेशन बहुत फ्रेंडशिप का रिलेशन वो बहुत पुराना है। तो इंडिया श्रीलंका की इन्वेस्टमेंट्स में और भी बहुत सारी एरियाज़ में उसकी श्रीलंका की हेल्प करती है। अगर हम इसके पॉइंट पे आते हैं तो श्रीलंका की जो थर्ड लार्जेस्ट कमर्शियल पार्टनर है वो क्या है, इंडिया है, एंड इंडिया के सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर वो सार्क के अंदर वो है श्रीलंका। अगर हम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया टॉप जो श्रीलंका की जो टॉप 5 फॉरेन इन्वेस्टर कंट्रीज़ है उसके अंदर लाई करता है, एंड इंडिया श्रीलंका का एक प्राइमरी सोर्स है सप्लाईज़ के अंदर, और उसका 20% ऑफ टोटल जितने भी इम्पोर्ट्स होते हैं 20% वो कहाँ से होते हैं, इंडिया से करते हैं। एंड इंडिया वॉज विजिटर अकाउंट पर बिगेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ टूरिज्म अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ ऑल अराइवल्स का हो जाता है। अब इंडिया जो इन्वेस्ट करता है वो और 1.2 बिलियन उसने अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है, जैसे टेलीकॉम के अंदर, कॉमर्शियल एंटरप्राइज के अंदर हो गया, आईटी रिटेल या लैंड के अंदर हो गया। तो इंडिया ऐसे और भी एरियाज़ है श्रीलंका के अंदर जहाँ पे वो इन्वेस्ट करता रहता है। अगर हम इंडिया श्रीलंका पहले एक रिचेस्ट कंट्री होती थी, अब वो इतनी रिचेस्ट कंट्री नहीं हो है आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद में। तो इंडिया अब तक उस टाइम पे भी फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी इंडिया ने श्रीलंका की बहुत हेल्प करी थी, और अब भी उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया उसके श्रीलंका के बहुत सारे एरियाज़ में वो इन्वेस्ट टाइम टू टाइम क्या करता है, इन्वेस्ट एवरेज अगर हम देखें तो श्रीलंका क्या है 70% तक क्या करते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट करता है, और जबकि इंडिया 25% तक करता है श्रीलंका से एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि इन जो श्रीलंका है वो ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से, इम्पोर्ट कर रहा है सॉरी, इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कहाँ पे, श्रीलंका को 70% तक हो गया, जबकि इंडिया इम्पोर्ट ही कितना कर रहा होता है, श्रीलंका से 25% तक कर रहा होगा। अब इसकी ड्यूरेशन और टर्मिनेशन इस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो एग्रीमेंट है जब तक अब वो फोर्स में रहेगा, जब तक चलेगा, जब तक उनमें से कोई एक पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं हो जाता इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का। इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता कि ये इतने टाइम के बाद इनका जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हाँ एक पार्टी की इंटेंशन है कि उसको इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना है तो वो 6 मंथ पहले, जब उसे टर्मिनेट करना है उसके 6 मंथ पहले वो क्या करेगा, एक नोटिस देगा अपने दूसरे कि उसे अपने इस एग्रीमेंट को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना है। अगर हम इसके अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट या फिर मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू होता है, दोनों पार्टीज आपस में, दोनों जो कंट्रीज इंडिया जो श्रीलंका वो दोनों कंट्रीज आपस में मिलती है, जब भी कुछ मॉडिफिकेशंस होता है उसके बारे में बात करते हैं, फिर म्यूचुअल एक डिसीज़न लेती है कि हाँ भाई हमें ये अमेंडमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है वो उसके अकॉर्डिंग करता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद तो उनका जो प्रपोजल होता है मॉडिफिकेशन का, अमेंडमेंट का, जब उन दोनों कंट्रीज़ ने देख लिया कि हमें कुछ अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वे अपनी इस प्रपोजल को जॉइंट कमेटी है उसको सबमिट कराएंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग एक लीगल प्रोसीजर आगे हो सके। ये जो मॉडिफिकेशन है, जो अमेंडमेंट्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव तब हो जाती है कन्फर्म टू एन एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक नोट्स एंड शैल बी कंसिडर्ड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस एग्रीमेंट के एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है कि कोई भी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करनी है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि जॉइंट कमेटी को वो प्रपोजल वो सबमिट कर दिया तो वो एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। वहाँ पे एक डिप्लोमेटिक नोट्स के अंदर मेंशन किया गया जाता है कि जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। अगर हम इसकी रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया जो श्रीलंका के जो एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर है उन्होंने आपस में एक्सटेंसिव टॉक की थी। इनका मेन एम क्या था ताकि एक गुड रैपर्ट को इस्टेब्लिश कर सकें। देन इंडिया जो श्रीलंका का जो रिलेशनशिप है वो क्या हो रहा है, बॉल्स्टर्ड हो रहा है विद 4 पिलर इनिशिएटिव्स के। कि इनके 4 पिलर इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है कि जब भी दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं तो अपनी इकोनॉमिक के डेवलपमेंट को बूस्टअप करने के लिए तो इन्होंने एक 4 पिलर इनिशिएटिव बनाया है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे वो ट्रेड करते हैं,
जैसे लाइन्स ऑफ क्रेडिट फॉर फूड एंड मशीन एंड फ्यूल्स के लिए उन्हें कुछ क्रेडिट्स प्रोवाइड करा देना, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स का हो गया, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ ट्विन कॉमली ऑयल्स फार्म्स के लिए मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स का करवाना, फैसिलेटिंग इंडियन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स के अंदर इंडियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलेटिंग करना, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है श्रीलंका के अंदर। तो इंडिया का एक्सटेंट क्या है, 500 मिलियन जो डॉलर है लाइन ऑफ क्रेडिट टूवर्ड्स श्रीलंका टू हेल्प विद इट्स ट्यूमुलेटिव फाइनेंशियल क्राइसिस। जब उसके फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था, क्योंकि जैसे पहले बताया कि श्रीलंका इज़ द रिचेस्ट कंट्री थी, बट फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद श्रीलंका रिचेस्ट कंट्री नहीं रही। तो इंडिया के उस फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे इंडिया ने उसकी जो लाइन्स ऑफ क्रेडिट थी, जितना वो क्रेडिट उन्हें दे रहा था, उसे 500 मिलियन डॉलर से क्या था एक्सटेंड कर दिया। अगर हम इसकी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, कोई भी कंट्रीज़ दोनों कंट्रीज़ में कोई किसी को भी ये लग रहा है कि उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस को लगा देना चाहिए, उनको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो फ्री होती है अपने कुछ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन लगाने के लिए, ताकि वो इम्पोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सके। अगर उन्हें ये लग रहा होता है कि उनका जो प्राइसेस है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे सब्सिडीज़ और डंपिंग से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनकी जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट्स के ऊपर लगा देते हैं। वो फ्रीली होते हैं, इन पर ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि तुम नहीं लगा सकते। कोई भी कंट्री हो तो फ्रीली अपने कुछ इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस को लगा सकते हैं। अब सब्सिडी और अगर हम इसकी जॉइंट कमेटी की बात करते हैं, कि जैसे हमें पता है कि दोनों कंट्रीज़ आपस में मीटिंग करते रहते हैं, ताकि जिसकी भी वजह से उनकी जो ट्रेड्स आपस में वो स्मूथली रन कर सकें और उनके बीच में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, बूस्टअप हो जाए। एक जॉइंट कमेटी को इस्टेब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर, जहाँ पे वो मीटिंग करते हैं। कोई भी अपने ट्रेड्स को एक्सटेंड करना है, कोई भी कंसेशंस वगैरह करवानी होती है, या फिर कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करना होता है, तो वो अब एक कमेटी होती है, उसके अंदर कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। जो कमेटी है वो साल में एक बार तो हेल्ड की जानी चाहिए, जिसकी वजह से दोनों ये एग्रीमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी प्रोग्रेस को देखा जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है कि जो एग्रीमेंट जिन्होंने बनाया है उसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंट किया गया इस एग्रीमेंट के अंदर वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो बेनिफिट्स वगैरह जो प्रोवाइड किया गया, जो इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया, सारे काम सही से चल रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इस मीटिंग के उस कमेटी में ही देखे जाते हैं। देन हमारे पास आता है नेशनल ट्रीटमेंट। जो कंट्रैक्टिंग पार्टनर वो फ्रेम करते हैं अपनी कमेटी को, जहाँ पे प्रिंसिपल जो इंश्योर्ड इन आर्टिकल 3 ऑफ कैट 1994 के अंदर वो मेंशन किए गए हैं। नेशनल ट्रीटमेंट क्यों एज अ नेशनल ट्रीटमेंट ट्रीट किया जाता है। अगर हम नेगेटिव लिस्ट की अगर हम बात करें, जैसे हमने फर्स्ट में बढ़ा था ओवरव्यू में कि दोनों कंट्रीज़ ने अपनी अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है, एक है नेगेटिव लिस्ट और एक है पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट और एक नेगेटिव लिस्ट। तो नेगेटिव लिस्ट में वो सारे आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है जिस पे कुछ कंसेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। इंडिया ने अपनी एक नेगेटिव लिस्ट को प्रिपेयर कर रखा है, श्रीलंका ने अपने एक नेगेटिव लिस्ट को प्रिपेयर कर रखा है। उसके अंदर कुछ एक आइटम्स है जो उन्होंने आइटम्स को इंक्लूड किया है कि हमारी ये आइटम्स है, इनके ऊपर हम कोई भी कंसेशन हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे, इनके ऊपर हमारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम पे। एक्सपोर्ट जब भी होगा उसके ऊपर, तब उन्होंने कुछ अपने आइटम्स पे ऐसे ही इंडिया ने कर रखा है, कुछ अपनी लिस्ट उसके अंदर लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स को इंक्लूड किया गया है। पॉजिटिव लिस्ट, पॉजिटिव लिस्ट के अंदर वो सारे आइटम्स होते हैं जो जिस पे कुछ कंसेशंस को प्रोवाइड किया जाता है दोनों कंट्रीज़ के थ्रू। वो अपनी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, इनके अंदर कुछ एक आइटम्स है जिन्हों पे उन्होंने कुछ कंसेशन प्रोवाइड करा रखी होती है। ऐसे ही इंडिया ने अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है, उसके अंदर कुछ आइटम्स है जिन्होंने अपने कुछ कंसेशन प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर हम इसकी नेगेटिव लिस्ट की बात करें जिन पे कोई कंसेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, तो इंडिया के 429 ऐसे आइटम्स है जो इंडिया की नेगेटिव लिस्ट में मेंशन है और श्रीलंका के 1180 है। अब जो जीरो ड्यूटी लिस्ट, वो सारे आइटम्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं जिस पे 100% तक आपको कंसेशन मिला गया है। इमीडिएट ड्यूटी रिडक्शन वो कब से हुई थी, कि ड्यूटी को रिड्यूस कब से किया गया था, वो 1 मार्च 2000 से इसकी जो जीरो ड्यूटी लिस्ट को है वो लागू किया गया था। अब इसके अंदर इंडिया के अंदर 1351 आइटम्स इसके अंदर मेंशन है और श्रीलंका के 342 आइटम्स इस लिस्ट के अंदर मेंशन है जीरो ड्यूटी लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिडुअल लिस्ट, जहाँ पे उन्होंने 50% तक उन्होंने कंसेशन प्रोवाइड करा रखी होती है। मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस उन्होंने दे रखा है, कुछ मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी 1 मार्च 2000 से है। अब इंडिया के अंदर इंडिया की लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स है, 2799 एंड श्रीलंका के 888। अब इसके जो फर्स्ट ईयर के अंदर उसके जो ये जो लिस्ट है वो 70% से इंक्रीज़ होगी, फिर 90%, फिर 100% तक थर्ड ईयर के अंदर इंक्रीज़ होगी। लास्ट हमारे पास आता है कंक्लूजन।
इनके अंदर यही बोला गया है कि इंडिया और जो श्रीलंका की जो कंट्रीज़ है इनको एग्रीमेंट बनने से पहले भी इन दोनों के बीच रिलेशनशिप था, आपस में ट्रेड करते, हिस्टोरिकल और कल्चरल से आपस में ये टाई अप थे। तो इनके एग्रीमेंट बनने से पहले भी ये आपस में ट्रेड कर रहे होते थे। इनका जो रिलेशनशिप वो 2500 ईयर्स पुराना है और ये ट्रेड एग्रीमेंट बनने के बाद इनका जो रिलेशनशिप है वो और भी ग्रो करने लगा दोनों के बीच में, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंसेशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया है था। तो इनके बीच का जो ट्रेड है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगे, इनके दोनों की जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा ग्रो अप होने लगे। तो इंडिया है अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट को एक्सटेंड किया था श्रीलंका की हेल्प करने के लिए, उसके फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प करने के लिए, उसकी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो भी टेस्ट है उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराने के लिए। तो पॉलिटिकल रिलेशन अगर दोनों कंट्रीज़ का देखा जाए तो वो कब ख़त्म हो गया था, तो कॉन्फ्लिक्ट जो LTE का और जो श्रीलंका फोर्सेज आए थे 2009 के अंदर, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था वहाँ पे ये 2009 के अंदर ही ख़त्म हो गया था। हाउएवर जो फिशरमैन जो इश्यूज़ है वो अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन तो श्रीलंका के बीच में एक सिपाल स्ट्रेट एक ओशन है, उसका ही फ़र्क होता है। तो वहाँ पे इंडिया के लोग भी फिशरी करते हैं और श्रीलंका के लोग भी फिशरी करते हैं। वो एक इशू है जो अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है।